नमस्कार साथियों, ये जेपीएससी प्री के क्रेश कोर्स वीडियो का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने मुंडा शासन व्यवस्था को देखा। इस वीडियो में हम नागवंशी शासन व्यवस्था को देखेंगे। अगर अभी तक ने आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो यह वीडियो जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन का कार्य करेगा, इसीलिए सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था को समझने के लिए हमको सबसे पहले मुंडा का शासन देखना होगा। जो ऋषा मुंडा थे, सबसे पहले झारखंड में राज्य स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को सुतिया नागखंड एक राज्य स्थापित किया, उसका शासक बनाया। तो सुतिया पाहन पहला शासक बना, मुंडाओं का पहला शासक बना। पर यह राज व्यवस्था ज़्यादा लंबा नहीं चल सका। मदरा मुंडा इस राज व्यवस्था का अंतिम शासक साबित हुआ। जो मदरा मुंडा था, उसके बाद यह मुंडाओं की शासन व्यवस्था नागवंशियों को स्थानांतरित हुई। यह व्यवस्था नागवंशियों को स्थानांतरित हुई और नागवंशियों का पहला राजा फनी मुकुट राय बना। नागवंशियों का पहला राजा फनी मुकुट राय बना। यह बात 64 ईस्वी की है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रथम शासक कौन था? फनी मुकुट राय था। यह प्रथम शताब्दी यानी कि 64 ईस्वी में शासक बना। इसकी राजधानी सुत्याम्बी थी। इसने मुंडा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इसे विस्तार देने का कार्य किया। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था से ही नागवंशी शासन व्यवस्था बना था, उसका स्थानांतरण हुआ था। मुंडाओं के सहयोग से ही यह राज व्यवस्था का निर्माण हुआ था। इसीलिए नागवंशियों ने मुंडा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इसे विस्तार देने का कार्य किया। प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के तक इस व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसका विशेष कारण क्या था, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो आपको बता दें कि प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में कोई बाहरी राजाओं का नियंत्रण नहीं था। कोई भी बाहरी राजाओं को काफ़ी अगर नियंत्रण भी हुआ तो काफ़ी संक्षिप्त, काफ़ी छोटे समय अंतराल के लिए हुआ। इसलिए इस काल के दौरान यहाँ के राजा स्वतंत्र रहे पूरी तरह से। इसलिए इस काल के दौरान इनकी राज व्यवस्था में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इस काल के दौरान कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। तो इस काल के प्रमुख राजा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि प्रथम शासक था फनी मुकुट राय, 64 ईस्वी में राजा बना था। इसकी राजधानी खुखरा थी। जो फनी मुकुट राय प्रथम शासक, उसकी राजधानी खुखरा थी। इसका राज्य 66 परगनों में विभक्त था। इसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण राजा था भीमकर्ण, जो कि 1095 से 1184 ईस्वी तक शासन किया था। इसके शासनकाल में बरवा की लड़ाई लड़ी गई थी। बरवा की लड़ाई भीमकर्ण के शासनकाल में लड़ी गई थी। या किसके किसके बीच हुआ था? भीमकर्ण और सरगुजा के रक्षेल राजा के बीच में हुआ था। भीमकर्ण और सरगुजा के रक्षेल राजा के बीच में हुआ था। तो बरवा की लड़ाई पूछी जा सकती है, जो कि भीमकर्ण और सरगुजा के रक्षेल राजा के बीच में हुआ था, जिसमें भीमकर्ण विजय हुआ था। भीमकर्ण के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना बनती है। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति छज्जू मलिक ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया तथा उसने कर की वसूली की थी। तो यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे आपको ध्यान में रखना है। जो बात है 1310 ईस्वी की, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका सेनापति छज्जू मलिक छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण करता है और यहाँ से कर की वसूली भी करता है। अगला महत्वपूर्ण राजा था शिवदास खान, जो कि 1400 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना है। 1410 ईस्वी में गुमला में ये घाघरा में हप्पा मुनि मंदिर का स्थापना करता है। तो हप्पा मुनि मंदिर का निर्माण, जो कि घाघरा में है, गुमला जिला में, इसका निर्माण 1410 ईस्वी में शिवदास खान करता है। तो अभी देखें कि प्रथम शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। सारी व्यवस्था मुंडाओं के व्यवस्था के जैसा ही चलता रहा। बात करते हैं मुगल काल के दौरान नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी। मुगल सेना इस क्षेत्र में नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी तथा बाद में यह धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में तो हुआ करता था कि कभी कभी बीच में आते थे, कर की वसूली कर लेते थे, पर यह धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। मुगल काल के दौरान की विशेष घटना पे हम जिक्र करते हैं। एक महत्वपूर्ण राजा थे मधुकरण शाह। बात है 1585 ईस्वी की। अकबर शहबाज खां को इस क्षेत्र के विजय के लिए भेजता है, इस क्षेत्र में नियंत्रण के लिए भेजता है अकबर।
जो मुगल बादशाह था अकबर, वह शहबाज खां को इस क्षेत्र में नियंत्रण के लिए भेजता है। शहबाज खां और मधुकरण खां के बीच युद्ध होता है, जिसमें शहबाज खां विजय होता है और मधुकरण शाह को वार्षिक मालगुजारी देने के लिए बाध्य करता है। मधुकरण शाह को वार्षिक मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये पहली घटना थी जब कि किसी को नियमित तौर पर वार्षिक मालगुजारी देने के लिए, किसी नागवंशी शासक को वार्षिक मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये 1585 ईस्वी की घटना थी। एक तथ्य जो आपको जानकारी में होना चाहिए कि नागवंशी कालीन व्यवस्था में कर या मालगुजारी लेने की प्रथा आम रैयतों से नहीं थी। यह सभी जनजातियों की शासन व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा कि कर या मालगुजारी लेने की व्यवस्था आम रैयतों से नहीं थी। आम रैयतों या आम किसानों से टैक्स वसूल नहीं किया जाता था। नागवंशी शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। इसी कारण से जो टैक्स लेने की व्यवस्था नहीं होती थी, टैक्स लेने की या कर लेने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती थी। आम रैयतों या किसानों से इस तरह का कर वसूल नहीं किया जाता था, जिसके कारण नागवंशी शासकों को संपूर्ण राज्य का मालगुजारी देना कठिन होने लगा। सिर्फ एक घटना है और काफी महत्वपूर्ण घटना है, इससे प्रश्न पूछे जाने की 100% चांस बनते हैं, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। घटना है 1616 ईस्वी की। नियमित कर न देने के कारण महाराजा दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा बंदी बनाया जाता है। 12 वर्षों तक कैद में रखा जाता है ग्वालियर के किले में। जब 12 वर्षों बाद 6,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति पर इसे कैद से मुक्त किया जाता है। तो ये याद रखना है, महाराजा दुर्जन साल को कौन मुगल बादशाह के द्वारा बंदी बनाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। कितने वर्षों तक कैद में रखा गया था? तो 12 वर्षों तक कैद में रखा गया था। कहाँ पे कैद में रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में कैद में रखा गया था। और कितने रुपये की सालाना कर की सहमति के आधार पर इसको कैद से मुक्त किया गया था? तो 6,000 रुपये सालाना कर की सहमति के आधार पर इसे कैद से मुक्त किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशियों को अपनी प्राचीन व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। जैसा कि हमने अभी बताया कि आम रईतों या आम किसानों से टैक्स वसूल करने की प्रथा नहीं थी। इसको बदलाव करना पड़ा नागवंशियों को, क्योंकि अब इन्हें नियमित तौर पर मालगुजारी देना पड़ रहा था मुगल शासकों को। तो इस पर इन्होंने बदलाव किया। जो पहरा था उसे पट्टी बना दिया। जो पहरा था, जो आप मुंडा शासन व्यवस्था में पहरा पढ़े थे, उसे पट्टी बना दिया। और जो मानकी थे, जो पहरा के प्रमुख हुआ करते थे, पहरा के जो प्रमुख होते थे मानकी, उसे भूयहर कहा और मालगुजारी वसूल करने का आदेश दिया। तो नागवंशियों ने मानकी को भूयहर कहा और उन्हें कर वसूल करने के लिए, मालगुजारी वसूल करने के लिए आदेश दिया। पर यह बाद में अनियमित तौर पर था, तो बाद में एक नियमित तौर के लिए जागीरदार रखे गए। कर की वसूली के लिए एक नियमित अधिकारी रखा गया जो जागीरदार हुआ, जो कि जिसका कार्य विशेष तौर पर कर की वसूली ही करना रह गया, तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार नामक अधिकारी जागीरदारों की देखिए नियुक्ति की गई। और इसी व्यवस्था को जागीरदारी प्रथा कहा जाता है। इसी व्यवस्था को जागीरदारी प्रथा कहा जाता है, जिसमें जागीरदारों की नियुक्ति कर वसूल करने के लिए की गई। इसी प्रथा को जागीरदारी प्रथा कहा जाता है। आपको एक बात बता दें कि जो कर नागवंशी राजा जो मुगल शासक को कर देते थे, एक नियमित नहीं था। जब मुगलों द्वारा इन पर देखिए दबाव बनाया जाता था या कि कर की मांग की जाती थी, तब इनके द्वारा कर दिया जाता था। तो यह एक नियमित कर नहीं था, इसीलिए इसे नजराना पेशकश कहा जाता था। अब मुगल काल के बाद अंग्रेजों के आगमन के बाद के स्थिति को देखते हैं। 1765 ईस्वी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें शाह आलम जो कि मुगल बादशाह था, उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। अंग्रेजों को शाह आलम से अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुई, यानी कि यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार अंग्रेजों को हो गया इस क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में झारखंड भी था, तो झारखंड में भी अंग्रेजों को रेवेन्यू कलेक्ट करने का दीवानी अधिकार मिल गया। इस प्रकार झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ। इस क्षेत्र को पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब झारखंड में प्रवेश किए अंग्रेज, तो इस क्षेत्र को पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया। पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्थ विलियम के अधीन रखा गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये भी आई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्षेत्र को पटना काउंसिल के अंतर्गत रखा गया। एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। एसजी हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। एक आता है महत्वपूर्ण नागवंशी शासक के बारे में, दर्पण नाथ शाह। बात है 1771 ईस्वी की। 1771 ईस्वी की यह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करता है। 1771 ईस्वी में यह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और
पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने स्वीकार कर लेता है। तो यह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और एक 12,000 रुपया अंग्रेजों को सालाना कर देना स्वीकार कर लेता है। तो 1771 ईस्वी में दर्पण नाथ शाह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और 12,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति बनती है। 12,000 रुपये सालाना कर देने की सहमति बनती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन सब के बावजूद भी अंग्रेजों को इस क्षेत्र में नियमित कर की वसूली करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अंग्रेज यहाँ पे नियमित कर की वसूली करने के लिए 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना देते हैं। यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा थे, मानकी मुंडा होते थे, उनको जमींदार बना दिया। और जमींदारी जागीरदारी, इससे क्या हुआ कि जो जागीरदारी प्रथा थी वो जमींदारी प्रथा में बदल गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। तो इस कारण से अंग्रेज इस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिए। यहाँ के राजाओं को जमींदार बना दिया गया। मुंडा, मनकी, पहरा राजाओं को जमींदार बना दिया गया, जिससे कि यहाँ की मुंडा व्यवस्था और नागवंशी व्यवस्था जो कि वर्षों से चली आ रही थी वह समाप्त हो गई और इस क्षेत्र में पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो ये था नागवंशी शासन व्यवस्था। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अगले क्रेश कोर्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।